नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन हम विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे और उसका जो पहला शीर्षक है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। किंतु राष्ट्रपति के यदि कार्य और शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 5 जो है वो ये कहता है संविधान का कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता तथा फ्रांसीसी समझौते और संधियां जो अन्य राष्ट्रों के द्वारा किए जाते हैं उनके सम्मान का अधिकारी होगा। अर्थात उसका यह दायित्व है राष्ट्रपति के रूप में कि वह देश की स्वतंत्रता और क्षेत्र की अखंडता की रक्षा करेगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में फ्रांस के सम्मान की भी रक्षा करेगा। इस प्रकार से घरेलू और वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति को बहुत से दायित्व प्रदान किए गए हैं। इन सब दायित्वों के निर्वहन के लिए उसको कार्यपालिका संबंधी महान शक्तियाँ दी गई हैं। अपने कार्यों के संचालन के लिए उसका सहयोग करने हेतु एक प्रधानमंत्री और एक मंत्रिपरिषद होती है। उसके सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालिका जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री का चयन करना है। प्रधानमंत्री के बारे में जैसा कि हम देख चुके हैं कि राष्ट्रपति फ्रांस के संविधान के अंतर्गत एक वास्तविक अध्यक्ष है। अर्थात वह ब्रिटेन के सम्राट की तरह या भारत के राष्ट्रपति की तरह नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है, वह वास्तविक अध्यक्ष है। किंतु अमेरिका के विपरीत, जहाँ पर यदि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष है, किंतु अमेरिका में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की कोई भी संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टिकोण से फ्रांस का जो संविधान है वो अर्ध अध्यक्षीय संविधान है। अर्थात फ्रांस में अमेरिका की तरह एक वास्तविक शक्तियों का धारक राष्ट्रपति है, किंतु फ्रांस में ब्रिटेन की तरह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी है। इस तरह से फ्रांस के संविधान में यदि सरकार के प्रकार की दृष्टि से बात करें तो यह अर्ध अध्यक्षीय संविधान है, जहां पर राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भी है। प्रधानमंत्री का जो चयन है वह पूरी तरह से राष्ट्रपति के स्वविवेक पर आधारित है। अर्थात राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राष्ट्रीय परिषद के किसी बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाए, यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकता है और प्रधानमंत्री बनाने के पश्चात भी यह ज़रूरी नहीं है कि उसे राष्ट्रीय परिषद का समर्थन हासिल हो। इसलिए प्रधानमंत्री का जो चयन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति की है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का यह जो अधिकार है ये फ्रेंच राष्ट्रपति का पूरी तरह से स्वविवेक का अधिकार है। राष्ट्रपति न केवल फ्रेंच प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, किंतु व्यवहार में वह उसकी पदच्युति भी कर सकता है। यहाँ हम ध्यान में रखें कि व्यवहार में यह स्थिति है। फ्रांस के संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की पदच्युति भी करेगा, किंतु जो अभी तक का जो इतिहास है उस इतिहास को पंचम गणतंत्र के जो 8 राष्ट्रपति, वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रोन हैं और यह इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के 8वें राष्ट्रपति हैं। 2017 से इनका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है।
तो अब तक के राष्ट्रपतियों का यदि प्रधानमंत्री के पदच्युति के बारे में यदि हम देखें तो यह देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के तो पश्चात लगभग पहले महीने में ही वहाँ की संसद का भी निर्वाचन होता है। संसद के निम्न सदन का, राष्ट्रीय परिषद का निर्वाचन होता है। इसलिए यह बहुत संभावना रहती है कि जिस राजनीतिक दल का राष्ट्रपति बना है या जनता ने जिस राजनीतिक दल के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया है, सामान्यतः जनता उसी राजनीतिक दल को संसद में भी अपना मत प्रदान करती है और उसी राजनीतिक दल को बहुमत प्रदान करती है। तो इस तरह से संसद में यदि राष्ट्रपति के दल को ही बहुमत मिल जाता है तो उसके लिए यह बहुत आसान होता है कि वह अपनी ही दल के किसी नेता को प्रधानमंत्री बनाए और दलीय सपोर्ट के कारण या संसद में अपने दल की मजबूत स्थिति के कारण राष्ट्रपति इतनी मजबूत स्थिति में होता है कि वह जब चाहे तब प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है। राष्ट्रपति मित्रों, राष्ट्रपति चिराग, राष्ट्रपति पोम्पिडु, ये सब जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने अपने समय के प्रधानमंत्रियों को पद से हटाया है और उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया था। ऐसी प्रैक्टिस देखने को मिली है। तो ऐसा सामान्यतः मैं फिर से बता दूं कि ऐसा तब होता है जब फ्रांस के प्रधानमंत्री के राजनीतिक दल को ही संसद में बहुमत मिल जाता है और संसद में जो प्रधानमंत्री है वो उसी दल का बनता है और ऐसे में राष्ट्रपति एक कमज़ोर प्रधानमंत्री का चयन करता है। किंतु 1993 में एक घटनाक्रम घटित हुआ और उस घटनाक्रम से यह निश्चित हुआ कि यदि राष्ट्रपति जिस राजनीतिक दल का है और आम चुनावों में संसद में किसी अन्य राजनीतिक दल का बहुमत आ जाता है, तब उसे संसद के बहुमत वाले दल का सम्मान करने के लिए उसे अपने विरोधी दल के नेता को भी प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा और ऐसे में उसे पदच्युत करना आसान नहीं होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के संबंध में जो स्थिति तय होती है वो दलीय समीकरणों से ये तय होगा कि फ्रांस का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को आसानी से हटा सकेगा या नहीं हटा सकेगा। जहाँ तक मंत्रिमंडल के चयन की बात है तो संविधान ये कहता है कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यहाँ पर केवल परामर्श की बात है, उस परामर्श को मानना या न मानना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसलिए राष्ट्रपति क्योंकि एक वास्तविक प्रधान है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति का निर्णय ही अंतिम होता है। यदि मंत्रिमंडल की बैठकों की बात करें तो यहाँ भी संसदात्मक शासन प्रणाली के विपरीत और वास्तविक राष्ट्रपति की व्यवस्था के अनुरूप ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। हम ध्यान रखें कि भारत और इंग्लैंड में जहाँ की संसदात्मक शासन है वहाँ राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। किंतु फ्रांस में यह एक विलक्षण विशेषता है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता, वरन राष्ट्रपति आवास में सप्ताह में कम से कम एक बार मंत्रिमंडल की बैठक अवश्य होती है और यह बैठक राष्ट्रपति के अध्यक्षता में ही आयोजित की जाती है। इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि सरकार पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है।
प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल दिन प्रतिदिन के सामान्य कार्यों को देखते हैं, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा और वैदेशिक संबंधों के संचालन के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च शक्ति का धारक होता है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में संविधान परिषद के जो 3 सदस्य हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, और साथ ही संविधान परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। संविधान परिषद के जो 9 सदस्य हैं उनमें से 3 की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अन्य जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उनकी जो लिस्ट है, उनकी जो सूची है वो बहुत लंबी है, और वो चतुर्थ गणतंत्र के राष्ट्रपति के पास नियुक्ति संबंधी जो शक्तियां थी उनसे भी कहीं अधिक लंबी सूची है, और ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। राष्ट्रपति जो है वो सामान्य परिस्थितियों की यदि बात करें तो उसी की देख रेख में सारा प्रशासन चलता है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल उसके कार्यों में सहयोग करते हैं। पंचम गणतंत्र की यदि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करें तो यह 2 भागों में बटी हुई है, अर्थात संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके अंतर्गत यदि कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून में या उन उपबंधों के लिए संविधान के उन अनुच्छेदों पर कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। अर्थात संविधान का बड़ा भाग ऐसा है जहां पर कोई भी कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरों की भी आवश्यकता होगी, किंतु संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 16 है जो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 54 है, 56 है, 61 है। ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत यदि राष्ट्रपति कार्य करता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यह जो विभाजन है संविधान में कार्यपालिका संबंधी विभाजन, यह विभाजन भी इस बात को निश्चित करता है कि दिन प्रतिदिन के सामान्य कार्यों के संचालन में प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर चाहिए, किंतु अत्यंत विशेष परिस्थितियों में, संकट काल में और महत्वपूर्ण परिस्थितियों के निर्वहन में, युद्ध के काल में राष्ट्रपति स्वविवेक का स्वामी बन जाता है, उसके लिए प्रधानमंत्री का परामर्श भी आवश्यक नहीं है, उसके प्रति हस्ताक्षर भी आवश्यक नहीं है। दूसरी बात हम करें उसके व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ, अर्थात कानून निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, या संसद के बारे में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले यदि संसद की बैठकों की बात करें तो संसद की यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह संसद को यह निवेदन कर सकता है कि उसकी विशेष बैठक आहूत की जाए, और उसका यदि ऐसा निवेदन होता है तो संसद की विशेष बैठक बुलानी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजता है, और उसके जो संदेश भेजे जाते हैं उनको संसद वरीयता प्रदान करती है, और उन संदेशों के अनुरूप ही संसद कानूनों का निर्माण करती है। राष्ट्रपति के संदेशों पर संसद में वाद विवाद नहीं होता है। राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी कानून के निर्माण के लिए विशेष सत्र भी आयोजित करवा सकता है संसद का, और उसमें कानून का निर्माण करवा सकता है। राष्ट्रपति जो है यदि जो संविधान के अंतर्गत जो संसद कानून बनाती है उन कानूनों पर दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए ये विधेयक जाएगा, और इस विधेयक के बारे में राष्ट्रपति को निलंबनकारी निषेध अधिकार दिया गया है। अर्थात राष्ट्रपति के पास जब भी हस्ताक्षर करने के लिए विधेयक आएगा उसके 15 दिन के भीतर ही उसे उस पर हस्ताक्षर करने होंगे, किंतु 15 दिन की अवधि से पूर्व वह यदि चाहे तो किसी भी विधेयक को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए संसद में भेज सकता है, और उस पुनर्विचार के पश्चात यदि
संशोधित या पूर्व में जैसा था वैसा ही किसी भी रूप में यदि वापस विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। इस प्रकार से उसके पास अनन्य वीटो या निषेध अधिकार नहीं है, केवल सस्पेंसिव वीटो का उसका अधिकार है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं वो हैं राष्ट्रीय परिषद को भंग करने संबंधी शक्तियां। संसद का जो निम्न सदन है वो राष्ट्रीय परिषद है, उसे प्रधानमंत्री तथा संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के परामर्श से राष्ट्रपति संसद के निम्न सदन को भंग कर सकता है। किंतु इस परामर्श यदि, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यह जो परामर्श है, यह परामर्श दिया जाता है या लिया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति उनसे यदि परामर्श मांगेंगे तो वे परामर्श देंगे। अर्थात परामर्श करने की जो पहल है वो प्रधानमंत्री और संसद के अध्यक्ष नहीं करते, वरन संसद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति उनसे मांगता है, तब वो परामर्श देंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति की स्थिति अधिक मजबूत है। संविधान इस बारे में मौन है कि राष्ट्रपति इस परामर्श को मानेगा अथवा नहीं मानेगा, क्योंकि परामर्श तो केवल परामर्श होता है, यह आदेश नहीं होता। संसद को भंग करने के बारे में संविधान में कुछ सिक्योरिटी मेजर्स, अर्थात राष्ट्रपति तानाशाह न बन जाए, इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। और वो प्रावधान ये हैं कि विघटन करने के, यदि किसी भी राष्ट्रीय परिषद को विघटित कर दिया जाता है तो उसके विघटन के पश्चात जो नई राष्ट्रीय परिषद बनेगी उसके 1 वर्ष के अंतर्गत के भीतर उस दूसरी परिषद को राष्ट्रपति विघटित नहीं कर सकता। और दूसरा, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो कि उसकी संकटकाल की शक्तियां हैं, उस संकटकाल में भी राष्ट्रपति राष्ट्रीय परिषद को विघटित नहीं कर सकेगा। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि संकटकाल लागू हो गया है और उसमें वो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय परिषद को विघटित कर सके। इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि सामान्य काल में यद्यपि वो प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के परामर्श से उसको विघटित करता है, किंतु उस परामर्श को मानना या न मानना ये पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा पर है। और 1 वर्ष में 2 बार वो राष्ट्रीय परिषद को विघटित नहीं कर सकता। तीसरी महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है जनमत संग्रह के लिए किसी भी विधेयक को भेजना। अर्थात संसद के द्वारा यदि कोई विधेयक पास हो गया है और राष्ट्रपति के पास आया है तो यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो उस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेजेगा। और किंतु ऐसा करते हुए वो मंत्रिपरिषद का पहले प्रस्ताव इसके बारे में आएगा और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव को भी प्राप्त करेगा। अर्थात मंत्रिपरिषद और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त प्रस्ताव पर किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति जनमत संग्रह के लिए भेजता है। इसका अर्थ यह है कि जनमत संग्रह के बारे में यद्यपि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का है, किंतु जनमत संग्रह का जो प्रस्ताव है पहले दोनों सदनों से और मंत्रिपरिषद से आना चाहिए, तभी वो उस कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। और साथ ही उसकी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां ये भी हैं कि वह अध्यादेशों को भी पारित करेगा। अर्थात राष्ट्रपति के आदेश से जो अध्यादेश निकला है, जो आज्ञाएं निकली हैं, वो भी गणतंत्र के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही निकलेंगी और इनका प्रभाव भी कानून के समान ही होता है।
इस प्रकार से हम देखें कि राष्ट्रपति की जो व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां हैं वो भी महान हैं और यहाँ पर भी वो व्यवस्थापिका को पर्याप्त प्रभावित कर सकता है। जैसा कि हमने ये देखा था कि यदि राष्ट्रपति के दल को ही संसद के निचले सदन में बहुमत मिल जाता है तो एक ही दल के होने के कारण राष्ट्रपति की शक्तियां और भी अधिक महान हो जाती हैं। यदि उसकी न्यायिक शक्तियों की चर्चा करें तो उसे क्षमादान का अधिकार है और अर्थात किसी भी अपराधी को जो क्षमा कर सकता है और उसके दंड को कम कर सकता है और साथ ही वह न्यायपालिका की जो उच्च न्यायिक परिषद है उसका भी सभापतित्व करता है और वह संविधान परिषद के 1/3 सदस्यों का भी चयन करता है, उनकी नियुक्ति करता है, संविधान परिषद के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, प्रधानमंत्री जबकि दिन प्रतिदिन के मामले में कार्य करता है, राष्ट्रपति महत्वपूर्ण रूप से वैदेशिक संबंधों के क्षेत्र में सर्वे सर्वा होता है। विभिन्न देशों के साथ संधियां करना, समझौते करना, यह पूरी तरह से राष्ट्रपति के अंतिम निर्णय पर ही होता है। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है और वही यह निर्णय करता है कि विदेशों के साथ कब युद्ध किया जाना है और कब शांति का प्रस्ताव लाया जाना है। वही राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते विदेशी अधिकारियों, राजदूतों के प्रमाण पत्र ग्रहण करता है और अन्य देशों में राजनीतिक जो कूटनीतिज्ञ हैं उनकी नियुक्ति करता है। देश का वह प्रतिनिधि है और पूरे संसार में फ्रांस के राष्ट्रपति के व्यक्तित्व पर ही फ्रांस के राजनीति को जाना जाता है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो है संकटकालीन शक्तियां। संकटकालीन शक्तियों का जो वर्णन है वो फ्रांस के संविधान के 16वें अनुच्छेद में किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो गया है, क्षेत्रीय अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सफल आयोजन में देश सफल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति संकट काल लगा सकता है। और इस संकट काल को कैसे लगाया जाएगा इसके बारे में यद्यपि कुछ महत्वपूर्ण उपबंध कर दिए गए हैं ताकि राष्ट्रपति अधिनायक नहीं बन सकते। संकट काल की परिस्थिति पहले क्या होगी इसको संविधान में डिफाइन किया गया है। फिर संकट काल किसके परामर्श से लगाया जाएगा यह संविधान में निश्चित किया गया है और संकट के दौरान राष्ट्रपति को आवश्यक रूप से क्या करना होगा यह भी संविधान में बताया गया है। तो सबसे पहले यदि उन परिस्थितियों की बात करें तो वो परिस्थितियां हैं गणतंत्र की संस्थाएं, अर्थात यदि राष्ट्रीय सरकार ठीक प्रकार से काम नहीं कर पा रही, यदि देश की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न हो गया है, यदि क्षेत्रीय अखंडता को खतरा उत्पन्न हो गया है और यदि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के सामने आने पर राष्ट्रपति संकट काल लगा सकता है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। किंतु राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति स्वयं नहीं कर सकता, उसके लिए उसे परामर्श की आवश्यकता होती है। परामर्श किसका? परामर्श होगा प्रधानमंत्री का, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों का तथा संविधान परिषद का। ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं फ्रांस की राजनीति में। संविधान परिषद एक उच्चतर निकाय है, उसका परामर्श भी आवश्यक है। तो इस तरह से
प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष और संविधान के परामर्श को प्राप्त करने के पश्चात ही राष्ट्रपति संकट काल लगा सकता है। संकट की अवधि में क्या होगा? संकट की अवधि में राष्ट्रपति संसद को भंग नहीं कर सकेगा, अर्थात पूरे संकट काल में राष्ट्रीय परिषद विघटित नहीं की जा सकेगी और जो राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित होंगे उन कार्यवाहियों में राष्ट्रपति निरंतर संविधान परिषद का परामर्श प्राप्त करेगा। अर्थात संकट काल में भी वह जो निर्णय है वो एकमात्र अकेला नहीं ले सकता, वो संविधान परिषद के परामर्श से ही कार्य कर सकेगा। इस प्रकार इन विशेष उपबंधों के साथ ही राष्ट्रपति संकट से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां प्राप्त कर लेता है। इस अनुच्छेद 16 के अंतर्गत फ्रांस के संविधान में केवल एक बार 1961 में इस राष्ट्रीय आपात को लागू किया गया था, जब 1961 में अल्जीरिया, जो कि फ्रांस का एक उपनिवेश था, और वहाँ पर सैनिक विद्रोह हो गया था। उस सैनिक विद्रोह से निपटने के लिए जनता ने भी राष्ट्रपति के द्वारा लगाए गए संकट काल का पूरी तरह से समर्थन किया था और इस संकट से निपटने के लिए राष्ट्रपति को पूरी शक्तियाँ प्रदान की थी। किंतु यद्यपि इस प्रकार बहुत सारे उपबंध और सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, फिर भी अनेक मामलों में अस्पष्टताएं बनी हुई हैं कि संकट के मामले में राष्ट्रपति क्या परामर्श को जो दिया गया है उसको आवश्यक रूप से उसे माने या उसके विपरीत भी कार्य कर सकता है। और व्यवहार में यह संभव है कि राष्ट्रपति उस परामर्श के विपरीत भी कोई कार्य करे। किंतु अब तक का जो राष्ट्रपतियों का व्यवहार है उससे यही प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति यद्यपि वास्तविक शक्तियों का धारक तो है, किंतु वह अधिनायक बनने की दिशा में नहीं जा सकता। उस पर संविधान परिषद का एक प्रभाव है, नियंत्रण है, राष्ट्र की जो संसद है उसका प्रभाव और नियंत्रण है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल भी उस पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखते ही हैं। इस प्रकार यदि फ्रांस के राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति की यदि चर्चा करें तो हम यह देखेंगे कि फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वह अनेक मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अधिक महान शक्तियों का धारक है। क्योंकि अमेरिका के संविधान को हम यदि याद करें तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी नियुक्तियों के मामले में सीनेट के समर्थन से बंधा हुआ है, और बाहर से यदि विदेशों से संधियां करता है तो भी उसे सीनेट की सहमति की आवश्यकता होती है। किंतु फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए नियुक्तियों के बारे में या संधियों के बारे में उसे सीनेट के सामने उसका मुंह नहीं ताकना पड़ता। इस तरह से यद्यपि उसके सहयोग के लिए प्रधानमंत्री हैं, किंतु वे केवल सहयोगी की भूमिका में हैं, उसको प्रभावित करने की स्थिति में नहीं हैं। उनका प्रभाव और शक्तियाँ बहुत ही कम हैं। इस प्रकार से वह एक महान शक्ति का धारक राष्ट्रपति है, और यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि फ्रांस का राष्ट्रपति शक्तियों की दृष्टि से अमेरिकी राष्ट्रपति से भी अधिक शक्तियों का निर्वहन करता है। धन्यवाद।